नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। नरेंद्र मोदी की सरकार 11 साल पूरे कर चुकी है। 11 साल तक लगातार बीजेपी का कोई व्यक्ति, कोई नेता देश का प्रधानमंत्री बना, ऐसा पहली बार आजादी के बाद नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी नरेंद्र मोदी के नाम पर है और बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बनाने का रिकॉर्ड भी 3 बार लगातार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। तीनों बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद अब नरेंद्र मोदी बीजेपी मुसलमान के साथ है। वैसे तो इस देश के नागरिकों को किसी भी जाति धर्म में बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि दरअसल वो नागरिक है और इतना ही काफी है किसी व्यक्ति के परिचय के लिए कि वो भारतीय है, वो भारतीय नागरिक है। लेकिन समय पर, जरूरत पर इस देश के राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने, व्यवस्था ने, सरकार ने इन नागरिकों को अलग अलग जाति और धर्म में बांट दिया है। तो आज उत्तर प्रदेश के मुसलमान किसके साथ, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी और अफसोस और दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है न्यूज 24 के दर्शकों को कि अहमदाबाद से लंदन जा रहे प्लेन क्रैश हुआ है और इसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इस प्लेन में लंदन जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने के लिए, ऐसी खबरें आ रही हैं। तकरीबन 146 से ज्यादा भारतीय नागरिक और तकरीबन 50 से ज्यादा ब्रिटिश नागरिक इस विमान में सवार थे। विमान ने जैसे ही टेक ऑफ किया, ये हादसा हुआ और पूरा इलाका काले धुएं में तब्दील हो गया। और जिस तरह की इस वक्त वहां से लाशें निकाली जा रही हैं, वो दृश्य देखा नहीं जा सकता है। न्यूज 24 के तमाम दर्शकों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से इन सभी मृतकों को श्रद्धांजलि। और इस हादसे के पीछे की वजह तो जांच में समझ में आएगी, किस कारण ये इतना बड़ा हादसा हुआ, कहां पर किसकी गलती रही। 12 से ज्यादा सदस्य क्रू में शामिल थे, उनका क्या हुआ, वो कौन थे, और सवार यात्रियों में से पूरे देश में कहां के कितने लोग थे। बड़ी संख्या में व्यापारी भी, क्योंकि दरअसल गुजरात बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र है, तो लाजमी है, स्वाभाविक है कि वहां से लंदन विदेश जाने वाले जो गुजरात के लोग हैं और देश के लोग हैं, उनकी संख्या भी बहुत है। इस विमान हादसे में कोई बचा होगा इसकी संभावना बहुत कम है। 250 के लगभग तमाम जो यात्री और क्रू के लोग जो हैं, उनमें से किसी के भी बचने की इस वक्त संभावना बहुत कम है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन देश में, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है और दुख की घड़ी में इस वक्त भारतवासी हैं। और गुजरात अहमदाबाद एयरपोर्ट को पूरी तरह से अभी ऑपरेशन वहां पर रोक दिए गए हैं। किसी भी तरह की कोई फ्लाइट मूवमेंट अहमदाबाद से संभव नहीं है। इस हादसे के बारे में और भी अपडेट्स आप न्यूज 24 पर हमारे साथ देखेंगे और शाम 6 बजे हम समझने की कोशिश भी करेंगे कि एविएशन जो विभाग है और जो डिपार्टमेंट है और भारत सरकार है, उनकी तरफ से इस हादसे पर अधिकृत तब तक क्या अपडेट्स मिल पाते हैं। लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो मोदी के साथ है। बाकायदा इस टैगलाइन के साथ अगर बीजेपी अपना 11 साल की सफलता का जश्न और अभियान शुरू कर रही है, तो इसके मायने बहुत है। समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ अशोक तिवारी जी, विशेष संवाददाता न्यूज 24 जुड़े हुए हैं। प्रमोद मिश्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नावेश टिकोर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी जी, क्या कुछ बीजेपी के इस 11 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सफलता के साथ, मुसलमान मोदी के साथ इस कैंपेन का, इस अभियान का उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे पहले आप क्या असर, क्या प्रभाव देखते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी सीधे सीधे कहते हैं बंटेंगे तो कटेंगे?
देखिए, दरअसल ये बीजेपी का कोई नया अभियान नहीं है कि अल्पसंख्यकों का पैगाम है मोदी के साथ मुसलमान है। आपको ध्यान होगा कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव 2024 का रहा हो या इसके पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस दौरान भी बीजेपी की तरफ से इस तरह के कैंपेन मुसलमानों को लेकर खासतौर पर चलाए भी गए थे। बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसकी तरफ से इस तरह कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है पहले भी। आपको ध्यान होगा कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भी और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में जहां पर मुस्लिम बहुलता ज्यादा है, यानी मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, वहां पर कौमी चौपाल, सूफी सम्मेलन, इस तरह के आयोजन बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चा के विंग की तरफ से किया भी गया था। अब चूंकि मोदी की सरकार की तरफ के 11 साल अब पूरे हुए हैं, लिहाजा बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उत्तर प्रदेश का, जिसके अध्यक्ष कुंवर बासित अली हैं, उनकी तरफ से आज एक कार्यक्रम की शुरुआत लखनऊ में की जा रही है। लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर है, जहां पर एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के तमाम सारे नेताओं के साथ साथ जो बीजेपी की मुस्लिम लीडरशिप है, उसको भी वहां पर बुलाया गया है। जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, वहां से भी बीजेपी के नेताओं को और कुछ मुस्लिम जो लोग हैं, उनको वहां पर आमंत्रित किया गया है। शाम 4:30 बजे ये आयोजन लखनऊ में होने वाला है। अब इसको नाम दिया गया है अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान। दरअसल बीजेपी सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, बीजेपी के तमाम सारे नेता इस बात को लगातार कहते रहते हैं कि जितना काम बीजेपी की सरकार ने अल्पसंख्यकों को लेकर या मुसलमानों को लेकर किया है, उतना काम किसी ने नहीं किया। एक आरोप भी बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर ये लगाते हैं कि केवल मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लिया, लेकिन असली काम बीजेपी ने किया। उसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे जो काम सरकार की तरफ से किए गए हैं, उसके नाम भी वो गिनाते हैं, जिसमें ट्रिपल तलाक का वो अक्सर जिक्र करते हैं, और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसका जिक्र करते हैं, आयुष्मान योजना का जिक्र बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जाता है। तो कोशिश यही की जा रही है और ये लगातार बीजेपी का प्रयास है कि अल्पसंख्यकों के बीच में बीजेपी की पैठ कैसे और ज्यादा बढ़ाई जाए, इस बात की मुहिम लगातार बीजेपी की तरफ से चलाई जाती रही है। आप देखिए, सिर्फ चुनाव ही नहीं, बल्कि चुनाव के बाद जो बीजेपी के संगठन के आयोजन होते हैं, उसमें भी मुसलमानों को जोड़ने के लिए अलग अलग मुहिम बीजेपी की तरफ से चलाई जाती है। दूसरी जो बात आपने कही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वो एक चुनावी नारे के तौर पर उसको, जब उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, आपको ध्यान होगा सीटों पर, जिसमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी थी या कुछ अलग सीटें थी जहां पर मुस्लिम बहुलता बहुत ज्यादा था, तो वो एक ध्रुवीकरण के तौर पर उस तरह के बयान को देखा गया था। लेकिन बीजेपी का संगठन लगातार इस कोशिश में है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो मुस्लिम आबादी है उसका ज्यादा वोट बीजेपी के हिस्से में नहीं आता है। हालांकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी भी बीजेपी के साथ आई है, और सांकेतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में चाहे बीजेपी का संगठन हो या केंद्र में बीजेपी का संगठन हो या सरकार में हिस्सेदारी की बात हो, तो आपको ध्यान होगा कि पिछली बार योगी पार्ट 1 में मोहसिन रजा को मंत्री बनाया गया था, उनको विधान परिषद सदला के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। इस बार योगी पार्ट 2 में दानिश आजाद अंसारी, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता भी थे, उनको शामिल किया गया, उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। तो बीजेपी लगातार ये मैसेज देते रहना चाहती है कि अल्पसंख्यकों के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले हैं, खुले थे और खुले रहेंगे। और जो दूरी की बात करती है समाजवादी पार्टी या दूसरा विपक्ष है कांग्रेस, वो इस बात को लगातार ये भी संदेश देना चाहती है कि देखिए, हम तो उनको हिस्सेदारी भी देते हैं, हम उनको तमाम सारी योजनाओं में जो उनका हिस्सा है वो भी देते हैं, और उनको पार्टी के भीतर सम्मान भी दिया जाता है। तो ये जो पूरी कवायद है मीना जी, वो दरअसल मुस्लिम मतदाताओं को लेकर है, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है, क्योंकि यही एक बड़ा वर्ग है जो बीजेपी से पूरी तरह से अभी तक सेंधमारी नहीं करता। जी, अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान, ये जो प्रमोद मिश्रा जी, ये 11 साल की सफलता का सबसे बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले देखा जाना चाहिए, या तैयारी है पार्टी की, या सोच है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, बस ये उतना ही सहज और साधारण लेना चाहिए जितना बाकी दूसरे अभियान। प्रमोद मिश्रा जी, मेरा ये सवाल आपसे। जी, तो डॉक्टर मीना, आपको नमस्ते, और बाकी सभी उपस्थित लोगों को मेरा विनम्र अभिवादन। जैसा आपने अपने उद्बोधन में पूर्व में कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है, जो बचे हैं, जो लोग अस्पतालों में हैं या चिकित्सालय में हैं, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रभु से कामना। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना में दिवंगत हुए, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। आपके प्रश्न पर आते हैं। आपके प्रश्न का शीर्षक है मुसलमान मोदी के साथ अभियान का बीजेपी को कितना फायदा। विषय राजनीतिक लाभ अथवा नुकसान का नहीं।
हम राजनीति में सिर्फ अपने दल के लाभ के लिए नहीं आए। सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है, ये हमारा राजनीतिक दर्शन है और यही हमारी प्रतिबद्धता भी है। यही कारण है कि हमारी कार्यशैली में, हमारी कार्य पद्धति में, हमारी कार्य संस्कृति में और हमारी संकल्पना में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास एवं सबका विश्वास, ये नारा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया और उसी सूत्र पर हम अग्रसर हैं। हमारी सेवाओं के द्वारा, जन आकांक्षी योजनाओं के द्वारा प्रभावी रूप से सभी वर्ग को पहुंचे और उनको लाभ हो, यह विषय उनके लाभ से संबंधित है। अभी अशोक जी भाई साहब कह रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छा उल्लेख किया कि कई उपलब्धियां हम गिनाते हैं और वो हम नहीं गिनाए, आज तो अच्छा ही होगा, दोबारा क्यों गिनाएं, क्योंकि अशोक जी ने खुद ही अपने वक्तव्य में हमारी उपलब्धियों को, 11 वर्षों की उपलब्धियों को का संक्षिप्त विवरण आपको दिया। जैसा हमने पहले भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर, धार्मिक स्वतंत्रता वो भी बनी रहे, सम्मान, स्वाभिमान, सुरक्षा, संरक्षा वह बनी रहे और प्रगति पथ पर वो निरंतर अग्रसर रहें, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। ये ध्येय है और ये हमारा ही नहीं, सभी राजनीतिक दलों का होना चाहिए। दुर्भाग्यवश लोगों ने इस देश में, जैसा कि आपने अपने पूर्व के वक्तव्य में कहा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रखी थी, हमने उसको संतुष्टीकरण की प्रभावी राजनीति से उस शब्द को रिप्लेस कर दिया। हमने क्या किया, ये हम अपनी उपलब्धियां हर वर्ग को, हर जगह पे प्रभावी ढंग से उसको बताना भी हमारा कार्य है और उस योजना के तहत हम सबके साथ ले जा रहे हैं, सबको बता रहे हैं। चुनाव, जैसा आपने कहा कि क्या ये चुनाव की तैयारी है, हमारी पार्टी, हमारा संगठन 24 घंटे कार्य करने वाला, अपने आप को खपा देने वाला संगठन है। ये बड़ी बृहद यात्रा है और हम वैसे ही चलते आए हैं। चुनाव अभी नहीं आ रहे हैं, चुनाव तो 2 वर्षों के बाद है, चुनाव तो अभी 2 वर्षों के, चुनाव अभी 2 वर्षों के बाद है, चुनाव की तैयारी। मैं वापिस आपके पास आऊंगी, लेकिन अभी जो बात आपने कही है कि दरअसल जो भी कहा जा रहा है अल्पसंख्यकों का पैगाम मुसलमान मोदी के साथ या मोदी के साथ मुसलमान, ये जो है वो दरअसल संतुष्टिकरण की राजनीति का उदाहरण है, तुष्टिकरण की राजनीति के जवाब के रूप में। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, यही कारण है कि उन्होंने हमें स्वीकार किया है जी, हम उनका विश्वास प्राप्त करने में सफल रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी बहुत समय है, लेकिन बीजेपी की रणनीति, बीजेपी का बहुत मतलब चौतरफा वार जिसे कहना चाहिए। एक तरफ आप योगी को सुनते हैं और जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, और दूसरी तरफ पार्टी की तरफ से जिस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से मतलब वोटर को हर एक वोट को जो जुटाने का प्रयास है, इस रूप में नजर आ रहा है आपको। अगर यूपी का मुसलमान मोदी के साथ जाता है तो समाजवादी पार्टी का तो आधार ही मुसलमान और यादव है। नहीं मीना जी नमस्कार। देखिए ऐसा है कि मुसलमान और यादव की बात नहीं है, देश के नागरिक की बात है। अच्छा होता 11 साल की जब उपलब्धि, 11 साल का पैगाम और पूरे हुए संकल्प पत्र के सारे काम, इसको लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी आती तो एक बार जनता सुन भी लेती, समझने का प्रयास करती कि क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। एक बात से मैं प्रमोद मिश्रा जी के सहमत हूं कि हाँ, इनका कार्यकर्ता और ये 24 घंटा काम करते हैं, लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं। 24 घंटे प्रोपोगंडा पैदा करना, डर पैदा करना और अपनी कुर्सी को बचाए रखना, इस काम में माहिर लोग हैं, लगे रहते हैं। अब सवाल आता है 11 वर्ष के राजनीतिक जो या सत्ता के दौरान इन्होंने मुसलमान को जोड़ने के लिए क्या किया। अरे केवल 11 वर्ष नहीं, जिनका राजनीतिक उद्भव ही इस आधार पर हुआ कि देश के एक बहुत बड़े वर्ग को सोच के आधार पर उसको गद्दार सिद्ध करना, लव जिहादी कहना, पाकिस्तान चले जाओ कहना, कपड़े से पहचानने वाला कहना, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला कहना,
तो ये कहते हुए जिसका आइडेंटिफिकेशन ये इनके डीएनए में इस तरह या इनकी पार्टी की बनावट में, इनके उद्भव में ऐसा है, तो उसको अचानक भाईजान कहां से नजर आने लगे, जिनका काम ही जहरीली बयानबाजी है, मॉब लिंचिंग कराना है, घर वापसी है, सीए एनआरसी और बुलडोजर न्याय के माध्यम से डर पैदा करना है, ये लोगों को भाईजान समझ में आ रहे हैं। तो सवाल यही है कि आप अपने जो 11 साल की उपलब्धियां हैं, अगर उनको गिनाने आ जाते तो हो सकता है एक बात जनता सुनती, लेकिन आप विभिन्न वर्गों को कि इनके साथ उनके साथ आकर के जब सत्ता जाने का समय आता है, जब जनता सवाल करने का समय आता है, तो इस तरह से अटेंशन डाइवर्ट करना इनका पुराना काम है। अब दूसरी बात, इनको कोई क्यों सुनेगा? अगर ये इनके बुनियादी और ज्वलंत मुद्दों पर काम करते, इनके ही क्या, देश के जो पिछड़े अल्पसंख्यक है, दलित वर्ग है, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, उनके सबके लिए जो उनके ज्वलंत मुद्दे, बेरोजगारी है, नौजवानों को नौकरी है, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हैं, सामाजिक भेदभाव एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इन पर कोई ठोस काम तो आपने किया नहीं। केवल भावनात्मक और प्रतीकात्मक जुड़ाव की बातों के भरोसे आप तीसरा चुनाव लड़ने 3 बार सरकार में आ गई केंद्र में मोदी जी, और आगे भी इसी आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब यह है कि हम चाहे पीडीए जन पंचायत के माध्यम से या जनता के माध्यम से आपके जो इस तरह के जो भावनात्मक और जुड़ाव वाली प्रतीकात्मक बात आप करते हैं, इसका पिटारा हम लोगों ने खोल दिया है। जनता के बीच में, गरीब तबके के बीच में, जो मार्जिनलाइज तबका है, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला है, आदि आबादी है, इन सबके तक में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के घर घर में ये बात फैल कर गई है कि आप सोचते, आप करते कुछ और हैं और बातें कुछ और करते हैं। आपके मन में संविधान बदलने का रहता है, आप कहते हैं समीक्षा के नाम पर संविधान बदलेंगे, समीक्षा के नाम आरक्षण बदलने की आपकी आंतरिक इच्छा रहती है। अलग बात है 400 सीट मांग रहे थे, नहीं मिला। तो इस तरह के एक वर्ग को डरा करके वोट लेने की, हमेशा कोई किसी वर्ग को खतरे में बता देने की जो आपकी मूल सोच है, जिससे जनता अवेयर हो चुके। नाविद जी, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी की अपनी चिंता है और प्रमोद मिश्रा जी की अपनी रणनीति है। जितना भी मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी अपने पक्ष में करती है, उतना ही नुकसान इंडिया गठबंधन को। दरअसल मुस्लिम वोटर या तो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा, या कांग्रेस पार्टी को पस्त करने के लिए, शिकस्त देने के लिए राज्यों में क्षेत्रीय क्षत्रपों ने अपनी जगह बनाई, और उसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा उदाहरण बनी जब मुस्लिम और यादव समीकरण के साथ मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए। इस वक्त बीजेपी उस रास्ते पर कहीं न कहीं काम कर रही है जो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने के रास्ते के जो भी जितने भी सहयोगी घटक रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं एक रास्ता, रुकावट बीजेपी की ये रणनीति कितना कर पाएगी। और ये अभियान जो है 11 साल की सफलता के साथ, जैसा कि अशोक तिवारी जी ने कहा कि बीजेपी समय समय पर इस बात को कहती रही कि मुस्लिम का ध्यान हम भी रखते हैं, हम पर आरोप लगते हैं, लेकिन दरअसल हम सबको साथ लेकर चलना जानते हैं, सबका विकास ही हमारा मकसद है। लेकिन अभी इस वक्त 27 से पहले 11 साल की सफलता के नाम के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मोदी के साथ मुसलमान और योगी के साथ किस तरह की सत्ता की जो चाल है, दोनों में कहीं कोई विरोधाभास भी आप पाते हैं नावेद जी? आज जो आपका विषय है, जिस सब्जेक्ट पे बात हो रही है, मैं उसका बिल्कुल उसके विपरीत अपनी बात रखना चाहूँगा, अपने विचार और अपना अनुभव रखना चाहूँगा। दरअसल भाजपा ये चाहती ही नहीं है कि मुस्लिम समाज उसे वोट दे। ये बात विपक्ष भी नहीं चाहता है कि मुस्लिम समाज भाजपा को वोट दे। जरा सा भी समर्थन भाजपा के साथ मुस्लिम समाज का हो, ये विपक्ष भी ये नहीं चाहता है, और भाजपा भी ये नहीं चाहती है कि मुस्लिम समाज का लगाव या जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के साथ। दरअसल कोई भी राजनीतिक दल होता है, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनका एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर में अलग अलग सेक्टर बंधे होते हैं, जिसको प्रकोष्ठ कहते हैं, फ्रंटल ग्रुप कहते हैं। अलग अलग इकाइयां होती हैं, महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, छात्र प्रकोष्ठ, अलग जातियों का प्रकोष्ठ, मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भी है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे प्रकोष्ठ हैं। मुस्लिम प्रकोष्ठ भी है जो बहुत ही उजाड़ सा रहता है, जिसमें बहुत ज्यादा गहमा गहमी नहीं रहती है। उस प्रकोष्ठ से भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत उम्मीद नहीं होती है। दरअसल 11 साल होने के बाद में
उसका जश्न मना रही है भारतीय जनता पार्टी, और अपने जश्न के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है वो अपने फ्रेंडर ग्रुप, अपने पदाधिकारी, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको एक टारगेट दिया जाता है, जो कि खुल के टारगेट दिया गया है कि आप जनता के बीच जाइए और सरकार की उपलब्धियां बताइए, भाजपा का एजेंडा बताइए, इतनी लंबे समय से जो सरकार चल रही है जनता को क्या फायदा दिया है, इस उपलब्धियों से जनता को सीधा वाकिफ कराइए। ये ऑल बॉडी यानी पूरी पार्टी को आदेश और निर्देश दिए हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात जनता के बीच में रख रहे हैं। उसमें एक सेक्टर है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, उसे भी कुछ करना ही है। जाहिर सी बात है, हर प्रकोष्ठ करेगा, हर सांसद करेगा, विधायक, हर वर्कर करेगा, हर पार्टी का मेंबर उस लक्ष्य को पूरा करने की बात करेगा और इस बात को दोहराएगा कि हम किस तरीके से आदेश का पालन करके हम क्या अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने भी कहा है कि भाई हम भी अब उस उद्देश्य में काम करेंगे, अल्पसंख्यकों के यानी मुसलमानों के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि भाजपा सरकार किस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को फायदा, उसी को लेकर कार्यक्रम भी है। जाहिर सी बात है, प्रकोष्ठ है, अच्छे खासे लोग उसमें जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ तो उनको करना ही है ना। तो जब भाजपा का मुस्लिम फ्रेंड ग्रुप जो है, जो प्रकोष्ठ है, वो जब इस तरह की बात कहता है कि हम मुसलमानों से जुड़ेंगे या मुसलमानों में को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो खबर बन जाती है, उस पर डिस्कशन होने लगता है। जाहिर सी बात है कि जो चीज कम होती है, जिसकी गुंजाइश कम होती है और वो ऐसा कुछ होता है, तो खबर का स्वभाव ही होता है। कहने का केवल इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं एक इस तरह की बात या नैरेटिव बना हुआ है या बनाया हुआ है कि दरअसल बीजेपी के साथ मुसलमान नहीं है, और बीजेपी ये प्रयास में है कि जितना भी संभव हो बीजेपी मुसलमान को साथ लेने की कवायद में जुटी हुई है इस वक्त। खास करके मोदी और मोदी के आने के बाद या मोदी से पहले या मोदी की जो इमेज थी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भी ओरा रहा है या जिस तरह की उनकी कार्यशैली रही है, उसमें ये सवाल इस वक्त अशोक तिवारी जी और ज्यादा लाजमी हो जाता है कि क्या अब बीजेपी को ये लगने लगा है, क्या अब बीजेपी इस पर गंभीरता से जुट रही है, या फिर जो नावेद जी कह रहे हैं कि प्रकोष्ठ को अपना काम करना है और प्रकोष्ठ को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, तो अल्पसंख्यक मोर्चा और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग कुछ तो अपनी उपस्थिति दिखाएं, काम करें, उसी का इसे एक हिस्सा भर मानना चाहिए, या 2027 के चुनाव से पहले की रणनीति के रूप में इसे पार्टी का एक समझना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बीजेपी में ही केवल अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रकोष्ठ नहीं है, कांग्रेस में भी उनका अल्पसंख्यक विंग है, समाजवादी पार्टी में भी उनका अल्पसंख्यक विंग है, या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबके अपने अलग अलग विंग है अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर। लेकिन बीजेपी के लिए ये बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो बात मैं भी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि चाहे पिछला विधानसभा का चुनाव हो या 2024 का लोकसभा का चुनाव हो या साल 2027 का जो विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, उसके पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत के भी चुनाव हुए। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार यूपी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने पंचायत चुनाव में कुछ जगहों पर मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारे थे। जो आरोप बीजेपी के ऊपर यह लगता है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारती, लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देती, जो ये आरोप विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर लगाया जाता है। दरअसल बीजेपी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है कि सिर्फ यही एक वर्ग है जिसमें पूरी तरह से उनकी घुसपैठ अभी तक नहीं बन पाई है। अलग अलग वर्गों में बीजेपी अपनी ये मानती है कि उसके भीतर उनकी घुसपैठ है, उस वर्ग को उनकी पकड़ है, चाहे वो पिछड़े हो, दलित हो या दूसरे वर्ग हो जिस पर सियासत की जाती है उत्तर प्रदेश में। सिर्फ ये एक वर्ग ऐसा है जहां पर उनको ज्यादा होमवर्क करना पड़ रहा है, और यही वजह है कि चाहे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की तस्वीरें जब सार्वजनिक होती हैं तो सवाल खड़े होते हैं। जब उत्तर प्रदेश में कोई एक बड़ा आयोजन अल्पसंख्यकों को लेकर किया जाता है तो तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर आरोप लगाती हैं। तो ये कोशिश दोनों तरफ से हो रही है कि विपक्ष या जो बीजेपी के खिलाफ राजनीति करने वाले दल हैं वो ये कोशिश करते हैं कि देखिए अल्पसंख्यकों को लेकर तो जो काम किया है वो हमने किया है, बीजेपी ने नहीं किया है। और इस बात को लेकर बीजेपी लगातार कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सिर्फ एक विंग का प्रोग्राम ना माना जाए, इसको राजनीतिक तौर पर थोड़ा बड़े दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि अगर एक बड़ा आयोजन होता है और उसमें बीजेपी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से मुस्लिम लोगों को बुलाती है और ये कहती है कि आइए और सुनिए, उनके प्रकोष्ठ के अलावा लोग आते हैं, या बीजेपी अगर ये प्लान करती है कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले इलाकों में हम कौमी चौपाल आयोजित करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में ये जो अल्पसंख्यक
का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान का प्रोग्राम है, ये आज शुरुआत की जा रही है उसकी। इसके बाद यूपी के अलग अलग जनपदों में इस तरह का आयोजन किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो मौजूद रहने वाले हैं। मुख्तार अब्बास नकवी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। यानी बीजेपी लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ये वर्ग हमसे अछूता न रह जाए। एक बड़ा वर्ग जिसपे बीजेपी लगातार होमवर्क कर, लगातार काम कर रही है कि ईद का जुड़ाव भी बीजेपी से बढ़े। हालांकि बीजेपी ये कहती है कि इस वर्ग के लोग हमारा साथ देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो दूसरे दल उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से विपक्षी दल की भूमिका में है, वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। तब बीजेपी अपने तमाम सारे तर्क देती है। तो इसको थोड़ा सा बड़े दृष्टिकोण से देखना होगा कि इस तरह का आयोजन बीजेपी बार बार क्यों कर रही है। क्यों बीजेपी सूफी सम्मेलन का आयोजन कर रही है, क्यों बीजेपी कौमी चौपाल का आयोजन कर रही है, और क्यों बीजेपी सिर्फ मुस्लिम बाहुल इलाकों में ही इस तरह का आयोजन कर रही है। लगातार बीजेपी की कोशिश है कि इस वर्ग में बीजेपी की पैठ बढ़े, वो एक मतदाता के तौर पर बीजेपी के साथ जुड़े। यही कोशिश बीजेपी की है जो लगातार उत्तर प्रदेश में की जा रही है। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सारी मुस्लिम बाहुल सीटें हैं जहां पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले रामवीर सिंह चुनाव जीत के आए हैं, वो पूरी की पूरी मुस्लिम बेल्ट है। आज रामपुर की सीट बीजेपी ने जीती थी, जहां से आकाश सक्सेना ने चुनाव जीता, वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। तो ये कोशिश लगातार एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से चल रही है कि ये वर्ग हमसे अछूता नहीं है। और सारा होमवर्क शहरी इलाकों में नहीं हो रहा है, उन इलाकों में हो रहा है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। तो ये इनका एक राजनीतिक प्रयोग है जो हर बार वो करते हैं। बस ये है कि जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि इस वर्ग में पैठ और बढ़ाई जा सके। जी, तो मतलब इस संतुष्टिकरण की राजनीति में प्रमोद मिश्रा जी, तुष्टिकरण से दूर बीजेपी का जो सोच है कि इस देश के मुसलमान को संतुष्ट भी किया जाए, तो क्या प्रतिनिधित्व राजनीति में भी बीजेपी अब बढ़ाएगी? क्या पंचायत और विधानसभा के चुनाव में हम बीजेपी के उम्मीदवारों को मुसलमान के चेहरे के रूप में भी देख पाएंगे? आपका प्रश्न मुझसे है? बिल्कुल प्रमोद जी, आपसे सवाल। इसको भी संयोग कहें या क्या कहें कि मेरा नंबर माननीय अशोक तिवारी जी के बाद आता है। ज्यादातर बातें जो मैं कहना चाहता हूं वो कह चुके होते। नहीं, मैं तो राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर बता रहा था कि इसके मायने क्या है। आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, इसीलिए आपका एक बृहद दृष्टिकोण है क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आप सिर्फ किसी दल का नहीं, आप विभिन्न दलों के द्वारा की जाने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर विश्लेषण दे रहे हैं। लेकिन मैं इतना आग्रह कर रहा था कि ये भी एक संयोग ही है कि जो मैं अपने वक्तव्य में देना चाह रहा था वो आपने भी बात रख दी। जैसे आपने उदाहरण दे दिया कि रामपुर में हमने चुनाव जीते। मैं आता हूँ, धर्मेंद्र जी भाई साहब ने कुछ कहा, वक्तव्य दिया, हालांकि विषयांतर हो जाएगा लेकिन फिर भी अब रहा नहीं जाता है तो कहा जाएगा। MY समीकरण आपने नाम लिया डॉक्टर मीना जी। MY समीकरण पे कार्य करने वाले राजनीतिक दल MY समीकरण को माई वोट मानते हैं। माई वोट, हम में और उनमें क्या अंतर है? हम मानते हैं वी द पीपल, हम मानते हैं आवर पीपल। हम किसी MY या माई पे के कॉन्सेप्ट पे नहीं चलते। धर्मेंद्र जी ने कहा कि सिर्फ भावनात्मक मुद्दों पर। अरे भाई, भावनात्मक मुद्दों पर ही तो पारिवारिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही। पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पुत्र, तय है, तय है। कोई मतलब इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। 5 यादवों को सीट देनी थी तो 5 ही यादवों को सीट दी लोकसभा की। इसको लेकर के कहीं कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और वो लोगों ने देखा है वृहद रूप से छोड़ देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जन्म पे बच्चे पैदा कर। अरे भाई साहब, आपातकाल में जबरदस्ती नसबंदी करवाने वालों के साथ तो आज आप खड़े हैं और जन्म नियंत्रण पे हम पे बात कर रहे हैं। खैर, वो भी छोड़ देते हैं। धर्मेंद्र जी की बात को नावेद जी भाई साहब ने कहा कि भाजपा चाहती ही नहीं है कि मुसलमान का सहयोग उनको प्राप्त हो। अब ये एक राजनीतिक विश्लेषक का वक्तव्य है या भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में वो बोल रहे हैं या भाजपा के विरोधी दल के रूप में बोल रहे हैं? मैं ये आग्रह या इस तरह के दुराग्रह में नहीं पड़ना चाहूंगा। क्यों नहीं चाहेंगे हम? मुझे तो प्रमोद जी, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको एक विचार को विश्लेषण करने के लिए इतने रूप में क्यों देखना पड़ रहा है कि वो बीजेपी के पक्ष में है, कि विरोधी है, कि वो राजनीतिक विश्लेषक है। आपको इस निष्कर्ष पे अभी पहुंचा देता हूं 2 मिनट में।
क्योंकि उन्होंने कहा, जिससे मुझे घोर आपत्ति है, कि भाजपा मुसलमानों का सहयोग प्राप्त नहीं करना चाहती। और उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ माने मुस्लिम प्रकोष्ठ। अब आप सोचिए कि क्या विश्लेषण हो सकता है। यही है ये जो गलत है ना, अल्पसंख्यक बहुत से वर्ग हैं। ये जो है सिर्फ एक वर्ग विशेष को वोट बैंक मानने वाली संस्कृति, और उनको सिर्फ और सिर्फ वोट के नाम पे प्रयोग करने की ये जो कार्यशैली रही है, वर्षों से चली आ रही है राजनीतिक दलों की, इसने समाज को एक विघटन के स्तर पे पहुंचा दिया। आज अगर हम इसका ईमानदारी से अवलोकन, मूल्यांकन और उस पर अपने विचारों पर संशोधन नहीं करते हैं, तो एक राष्ट्र के रूप में हम ये बहुत बड़ी गलती करेंगे। और इसीलिए मैं ये पुनः आग्रह कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह एक राष्ट्र की मूल धारा, मूल चरित्र में पूर्णता के रूप में इसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। कहीं कोई रह ना जाए। प्रगति किसी एक वर्ग को छोड़ करके प्रगतिशील देश नहीं बन सकता। एक समाज पीछे रह जाए, ये इस तरह से नहीं। लेकिन वो समाज मीना जी, बस 30 सेकंड में पूरा कर दूंगा। पुनः मेरा आग्रह, बातें अच्छी ही नहीं है, कर्म के आधार पर वार्तालाप किया जा रहा है। और इसका पुनः मौका मिला अशोक जी, तो उसको स्टार्ट कर देंगे। राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या आप मुसलमान समाज को देंगे? मेरा सवाल ये था, क्या वो संख्या बढ़ेगी? क्या सिकंदर बख्त को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त नहीं था? क्या वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं थे? श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के समय में ठीक है हमेशा रहा। और लेकिन यहाँ पर मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगा, मुस्लिम प्रतिनिधि होगा तो वो क्या सिर्फ उसको मुस्लिमों का ही उद्धार करना है? जी, जो भी उस पद पर रहेगा उसको समग्र समाज का उत्थान करना उसकी जिम्मेदारी है। हमारी राजनीति में और हमारी क्यों दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वहां कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी या अपनेपन का, या जो भी, कहीं कास्ट है, कहीं रिलीजन है, कहीं कुछ और है, कहीं गोरा काला है, कहीं कुछ और है, लेकिन है जरूर। बहरहाल धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी की रणनीति चुनाव से पहले जिस रूप में इस वक्त समझ में आ रही है, बीजेपी के चुनावी प्रबंधन के बारे में अब देश में कहीं कोई बहस का विषय बचा नहीं है, जितना बेहतरीन उनका चुनावी प्रबंधन है। इस चुनावी प्रबंधन के रूप में अगर ये संतुष्टिकरण की राजनीति, जो बहुत ही खूबसूरत नाम तुष्टिकरण के खिलाफ इन्होंने खोजा है, तलाशा है, निकाला है, अगर समाज का ये वर्ग जिसे मुसलमान के रूप में अलग खड़ा कर दिया गया है, वो इस देश में बीजेपी के साथ जाने का मन बना लेता है, तो किस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं भविष्य उत्तर प्रदेश में? मीना जी, मैं भाई विद्वान साथी प्रमोद जी की मूल धारा, मूल चरित्र पे आऊं, उससे पहले मैं 1 मिनट में जो AI 171 की दुर्घटना हुई है, आप लोगों ने दुख व्यक्त किया, मैं आपके माध्यम से वहां उस जो ये एक तरह से भयानक विपदा में जो लोग नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और कुछ लोग हो सकता है कि उनको बचाया जा सके, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, सरकार अपना एफर्ट कर ही रही तो अधिक से अधिक उनको सुविधा मिले, जिससे अगर 1% संभव हो तो वो रिकवर हो सके। देखिए, ऐसा है, इनका मूल चरित्र और मूल धारा की बात अच्छे अच्छे शब्दों का प्रमोद जी कर रहे, बड़ी साथी रूप, बड़ा सुंदर लगता है शब्दों सुनने के बाद। लेकिन साहब, आपने बड़ा अच्छा किया, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम लिया, उनके कैबिनेट में सैयद शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी थे, और 11 सालों की उपलब्धि हुई कि अब हम लोग, भाई नावेद जी कहूंगा, आपकी जब आपका अवसर लगे तो जरूर बताइएगा कि वो बढ़ करके शायद हो गई हो 22% या जो भी 18% संख्यक माने जाते हैं, शायद इन्होंने उनका संसद में भी और कैबिनेट में भी जगह दे दिया हो। हम लोग मालूम नहीं होगा तो आप जरा पूछ लीजिएगा, बताइएगा। ये सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट में कितने लोग हैं, कितने लोगों को आपने टिकट दिया? भागीदारी तो आप देना नहीं चाहते और हमारे साथ के नारा लगाते हैं। साहब, साथ के लिए होता, आप कह रहे, आपने ही कहा कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। जरा आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने मदरसों को एम्पावर्ड किया, कितने को वित्त पोषित किया, उसमें आधुनिक शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या एफर्ट्स किया इतने दिनों में, या केंद्र सरकार ने कौन सा बजट दे दिया? तो सवाल ये है कि आप अगर किसी के लिए उसकी भागीदारी, उसके
ज्वलंत मुद्दों के लिए कोई ठोस नीति बनाने के बजाय उनको उसकी हिस्सेदारी भागीदारी देने का काम करते, तो जुड़ाव धीरे धीरे होना स्वाभाविक है किसी न किसी तरीके से। जब उनको लगता है किसी भी वर्ग को, गरीब तबका हो गरीबों के लिए पॉलिसी, मध्यम वर्ग हो मध्यम वर्ग के लिए, टैक्स पेयर हो टैक्स पेयर के लिए, कॉर्पोरेट हो उसके लिए, तो उसको लगता है कि जुड़ाव नहीं, हमारी चिंताओं की सरकार, हमारी चिंताओं को सरकार अपने एजेंडे में समावेशित कर रही। लेकिन सिर्फ ये कहना कि हम तुमको चुरा रहे, भाई इस पर एक बार भी आपने जवाब नहीं दिया कि कपड़े से कौन पहचानता है, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली बात कौन करता है, मॉब लिंचिंग घर वापसी के नारे कौन लगाता है, लव जिहाद का नारा कौन लगाता है, पाकिस्तान चले जाओ गद्दार कौन कहता है, इस पर भी जरा प्रकाश डालते। ये कह करके आप जुड़ाव की बात करते हैं, ये टोटल हास्यास्पद है। सच है नावेद जी से इस मामले में पूछा सहमत, बस एक 30 सेकंड अपनी बात समाप्त करूंगा कि कम से कम वो साफ गोई से कह रहे हैं कि भाजपा का उद्देश्य मुसलमान का वोट लेना नहीं है, उसको केवल ये एक राजनीतिक एजेंडे के रूप में देख रहे हैं, जबकि सच है कि उनको चिढ़ा के उनमें डर दिखा करके एक दूसरे वर्ग का वोट हासिल करना है। अब दूसरी बात भाई प्रमोद जी, हम पे परिवारवाद की, बस मैं तुरंत बात करूं, परिवारवाद की बात करता कौन है सवाल, जैसा कि 50,000 कंपनी 80 करोड़ की हो जाती है और एआईसीसी का चेयरमैन हो जाता है, हमको परिवारवाद पे ज्ञान देते हैं। पंकज सिंह राजनाथ सिंह कौन है यहाँ, एक हम नहीं रहे बाबूजी कल्याण सिंह जी, उनकी 3 पीढ़ी एक साथ रही ऊपर से नीचे तक, या अनुराग ठाकुर हो गए, येदियुरप्पा परिवार हो गया, पीयूष गोयल जी परिवार हो गया, नीतीश राणे से लेकर महाराज, लंबी लेगेसी। भाई सवाल ये, अगर आप पाक साफ रहिए तो हमको उंगली उठाइए, लेकिन आप परिवार को लगता है पार्टी के तेरा परिवार, समाजवादी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, तो इससे बेहतर और बात क्या हो सकती है नावेद जी? नहीं मेरा ये कहना नहीं है, मेरा जनता का चुना हुआ परिवारवाद वही। जी जी धर्मेंद्र जी प्लीज नावेद शिकोल जी, बात ये है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की अलग अलग रणनीति, उनका अपना परिचय है, लेकिन अब बीजेपी अपना परिचय अलग अंदाज में आगे बढ़ा रही है। बीजेपी को समझ में आ गया है या समय की जरूरत महसूस की जा रही है कि बीजेपी अब इस देश के अल्पसंख्यक समाज को, जिसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, एक बात बीजेपी के प्रवक्ता ने कही जो कि बात सही भी है कि अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान समझने वाले लोग गलती कर रहे हैं। अल्पसंख्यक जितने भी हैं उनको बीजेपी अब अपने साथ लेना चाहती है, उसमें मुसलमान बड़ी संख्या में। हाँ जी बिल्कुल, अल्पसंख्यक समाज में सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज है, इसलिए अल्पसंख्यक को मुस्लिम समाज से जोड़ा जाता है, ये सामान्य बात है। मैं अपनी बात जल्दी से रख लूं क्योंकि भाजपा के साथी ने बड़ी एक कोई कड़वी बात मेरे बारे में कही। सबसे बड़ी बात तो मैं फिर यही दोहराना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि मुस्लिम समाज उसके साथ आए। एक विश्लेषक के तौर पर इसको एनालाइज कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट, कम समय बचा जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा। पहली चीज तो ये कि कोई भी राजनीतिक दल हो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, उसका एक चुनाव जीतने का एक एजेंडा होता है और अलग अलग उसके बिंदु होते हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक होती हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के 2-3 बिंदु हैं, विकास सकारात्मक है, अच्छी बात है, चुनाव जीतने का, राष्ट्र सांस्कृतिक विकास अच्छी बात है, लेकिन एक नकारात्मक बिंदु भी है, जैसा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और सारे दलों का है, वो बिंदु है ध्रुवीकरण। और 80 और 20 की का माहौल ही भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाता है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जो सबसे उदारवादी नेता हैं जो मुस्लिम समाज में जिनका बहुत अच्छा सम्मान है, वो राजनाथ जी हैं, लखनऊ के सांसद है, रक्षा मंत्री हैं। उनको लोकसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज से 2-3% वोट मिला था। इसमें 2024 में लक्ष्य रखा गया, अल्पसंख्यक के जो प्रकोष्ठ है, जो उनका अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसको लक्ष्य दिया गया कि कम से कम 2-4% बढ़ाओ। उन्होंने बहुत मेहनत की, मुस्लिम समाज में सोशल वेलफेयर पे काम किया उन्होंने, लेकिन और भी कम हो गया। तो बाद में एक पत्रकार के तौर पर अंदर की जो खबरें आती है उसके आधार पे मैं कह रहा हूं कि जो अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग थे उन्होंने कहा कि मेहनत तो हमने बहुत की, समाज में गए, भाजपा की खूबियों को बताया, और ये सच भी है कि भाजपा की जो गरीबों के वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स है उसमें मुस्लिम समाज उसका लाभ उठा रहा है, और उनके भाजपाइयों ने मुस्लिम समाज में ये बात पहुंचाई भी। बस मैं 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं, लेकिन उनका कहना था भाजपा के मुसलमानों का अपने बड़े नेताओं से कि बीच बीच में बड़े से बड़े भाजपा नेता ने आकर कोई ऐसा बयान दे दिया कि जो दूरी हम मिटा रहे थे वो खत्म हो गई, वो दूरी जो है फिर और बढ़ गई।
यानी भाजपा के बड़े से बड़ा नेता बीच बीच में चुनाव में ऐसे भाषण दे देता है जिसको जो एजेंडे में शामिल होता है कि मुसलमान यानी अल्पसंख्यक अगर करीब आ भी रहा होगा तो दूर भाग जाता है। वो कहते हैं गहने छीन के ले जाओगे तुम, अली और बजरंग बली, तमाम इस तरह के मुद्दे आते हैं तो उससे लगता है ये हाथी के दांत ऊपर वाले हैं जिसे कहा जाता है सबका साथ सबका विकास। दरअसल सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी का, इसको कोई भी विश्लेषक पूरे तरीके से कह सकता है कि 80 और 20 का माहौल ना हो तो भाजपा के लिए इतने प्रचंड बहुमत से जीत पाना बड़ा मुश्किल होगा। और इस तरह की कमियां समाजवादी में भी है, इस तरह की कमियां कांग्रेस में भी है कि समाजवादी भी इस तरीके के एमवाई उस पे रही और कहीं ना कहीं इस तरह के नकारात्मक पहलू प्रचार के होते हैं। और भाजपा का मैं फिर यही कह रहा हूं कि जब तक एक तुष्टीकरण अल्पसंख्यक इस्तेमाल करता, वो समाजवादी पार्टी यानी विपक्ष इस्तेमाल करता है, कांग्रेस इस्तेमाल करती है और ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है। और अगर मुसलमान पूरे तरीके से उसके विश्वास से जुड़ जाए तो हिंदुओं का एकजुट वोट भाजपा को नहीं मिले और ये प्रचंड बहुमत का सिलसिला थम जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो तस्वीर इस वक्त समझ में आ रही है वो ये कि भले ही अल्पसंख्यक समाज और उसमें भी मुसलमान जो कि बीजेपी के साथ बड़ी संख्या में नहीं जाता है, बीजेपी को भी ये बात अच्छे से मालूम है, लेकिन बीजेपी लगातार ये बात कह रही है सत्ता में आने के बाद कि वो सबका विकास के आधार पर चल रही है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले, पंचायत चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से बहुत पहले अगर पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज को एक संदेश देने का काम शुरू कर दिया है, भले ही कुछ लोगों को, कुछ विश्लेषकों का ये विचार और बहुत उसका आधार भी है, ऐसे ही नहीं है। नावेद जी ने जो कहा है कि बीजेपी जानती है कि मुसलमान हमारा वोटर नहीं है या हमारे साथ नहीं जाएगा, उसके बाद भी अगर बीजेपी इस तरह का प्रयास कर रही है तो एक पार्टी के स्तर पे, पार्टी के कमिटमेंट के स्तर पे उसको सच में उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उसको बधाई दी जानी चाहिए। पार्टी इसमें कितना सफल होती है ये इस देश का मुसलमान तय करेगा या पार्टी की प्रतिबद्धता तय करेगी, लेकिन कम से कम इस देश में ध्रुवीकरण की या तुष्टीकरण की जिस राजनीति का रूप हमने समय समय पर अलग अलग दशक और अलग अलग काल में देखा है, वो आने वाले समय में हमें किस रूप में देखने को मिलेगा, वो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी उस रूप को अगर कम करने का प्रयास कर सकती है, कर पाती है, और बीजेपी के इस प्रयास को मुसलमान समझ पाता है तो देखना होगा। अभी तो कम से कम तलवारें बहुत बड़ी बड़ी खींची हुई है और बंटोगे तो कंटोगे जैसी बातें भी इस देश के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह चुके हैं। ऐसे में मोदी के साथ कितना मुसलमान है, बीजेपी कितना ले पाती है, ये देखना वाकई में महत्वपूर्ण होगा। इस वक्त न्यूज 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही, लेकिन अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जो खबर है उस पर अपडेट आपको न्यूज 24 पर लगातार मिलता रहेगा। डॉक्टर्स का हॉस्टल था जिसके ऊपर ये विमान जो है वो क्रैश हुआ है। इसमें मरने वालों की संख्या अभी स्पष्ट रूप से, अधिकृत रूप से नहीं सामने आई है। एयर इंडिया की तरफ से, एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी अधिकृत रूप से विमान हादसे का कारण अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पायलट को समय नहीं मिला। महज 1 मिनट में ये पूरा हादसा हो गया। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया उसके बाद समय नहीं लगा। इतना बड़ा प्लेन हादसा इस देश में बहुत लंबे समय बाद हुआ है और इसका कारण जरूर भारत सरकार और एविएशन डिपार्टमेंट तलाश रहा होगा, लेकिन निश्चित रूप से इसमें जान जिन लोगों की गई है उनके लिए और हिंदुस्तान के लिए आज एक बहुत ही बड़ा दुखद दिन है। न्यूज 24 के तमाम दर्शकों की तरफ से हमारे तमाम उन लोगों को जो इस प्लेन हादसे में मारे गए हैं, उनके परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है अहमदाबाद में एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जहां से लोग अपने परिजनों के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। लोगों को वहां पहुंचने में अपने परिजनों की स्थिति का जो भी हाल है, इस वक्त किस स्थिति में है, वो अस्पताल पहुंचाई जा रही, जो जिस तरह की स्थिति में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, वो दृश्य भी दरअसल देखे नहीं जा सकते हैं क्योंकि आग के गोले में तब्दील हो गया प्लेन जो है वो कुछ मिनट के भीतर, और उसमें जो लोग निकल रहे हैं वो भी काफी झुलसे हुए निकाले जा रहे हैं, दरअसल निकल नहीं रहे, निकाले जा रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या है इस हादसे में जान गंवाने वालों की। अधिकृत आंकड़ा जैसे जैसे सामने आएगा न्यूज 24 के दर्शकों को हम
बताते जाएंगे। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।